अमेरिका और इजराइल ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन ईरान हमले उतने ही तेज करता जा रहा है। इस युद्ध को 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए। तेज होती लड़ाई के बीच खाड़ी देशों का ईरान को लेकर अब रवैया भी सख्त होता दिख रहा है। क्या खाड़ी देश भी ईरान का खात्मा चाहते हैं? कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि यूएई भी जंग में शामिल होने जा रहा है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। और लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि मिडिल ईस्ट की जंग पर प्रधानमंत्री कब बयान देंगे। गैस की किल्लत पर, तेल के बढ़ते दामों पर आखिर कब मिलेगी तसल्ली कि देश सब सुरक्षित हाथों में है? क्या भारत में तेल संकट टलेगा? तो आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भरोसा दिलाया कि मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत पूरी ताकत से हालातों को संभाल रहा है। और क्या कहा प्रधानमंत्री ने, ये भी बताएंगे आपको। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तैयारी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने सबसे सफल चुनावी फॉर्मूले पीडीए के मतलब को ही बदल दिया है। जिस पीडीए के दम पर लोकसभा में जीत दर्ज कराई थी, अब उसमें भी सुना है काफ़ी बदलाव करने जा रहे हैं। इसके अलावा आधी आबादी की पूरी तैयारी करने की सपा कर रही है तैयारी। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव का क्या है नया प्लान, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से कि ईरान इजराइल जंग में क्या अब यूएई भी शामिल होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव थम नहीं रहा और जंग अब धीरे धीरे खतरनाक मोड़ पर जा रही है। तो क्या अब यूएई भी ईरान के खिलाफ जंग में उतरने वाला है? सबका सवाल यही है। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई और भी ज़्यादा भीषण हो सकती है। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच चल रही जंग को लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब इस संघर्ष में यूएई की एंट्री के संकेत भी मिलने लगे हैं। यूएई के बड़े नेताओं के कुछ बयान ऐसे सामने आए हैं और अब साफ है कि सिर्फ युद्ध विराम नहीं हो रहा, बल्कि कड़े फैसले लेने की तैयारी की जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं अनवर गारगश। उनका कहना है कि सिर्फ सीज फायर काफ़ी नहीं है, हमें स्थायी सुरक्षा के लिए भी आगे सोचना होगा। तो यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने और भी कड़ा रुख दिखाया। बिना नाम लिए ईरान को आतंकी देश बता दिया। उन्होंने कहा कि यूएई किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। दरअसल ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत जैसे कई देश हैं जिनकी नाराजगी बढ़ गई है। अगर यूएई अमेरिका और इजराइल के जंग के साथ शामिल होता है तो ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है और हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो रिपोर्ट की माने तो कई खाड़ी देश चाहते हैं कि ईरान की सैन्य ताकत किसी तरह से कमज़ोर हो जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनके लिए जो खतरा है वो टल जाए। 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद से ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और अब तक युद्ध चल रहा है। क्या यूएई भी इस जंग में कूदेगा? इसका जवाब कुछ ही दिनों में समझ में आएगा, तस्वीर कुछ साफ होगी। तो क्या अगर ये शामिल होता है तो वर्ल्ड लेवल पर तेल का बड़ा संकट बन जाएगा। मिडिल ईस्ट का ये युद्ध अब हर दिन और भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन इधर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि 2 और जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर भारत की तरफ आ रहे हैं। भारतीय झंडे वाले 2 एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी से भारत के लिए रवाना किए गए हैं। खास बात यह है कि ईरान इन जहाज़ों को होर्मुज स्ट्रेट के लारक केशम चैनल से निकाल रहा है। बहुत पतला रास्ता है और इस रास्ते से युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के लिए अब ये बेहद खास हो गया है। लेकिन भारत के अलावा कुछ और देश हैं जिनके जहाज़ों को इस रास्ते से गुजारा जा रहा है। तो लड़ाई शुरू होने के बाद से जहाज़ों की बारीकी से निगरानी की जा रही है और उसके बाद ये वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। जिनके संबंध ईरान से अच्छे हैं, उन देशों के जहाज़ों को यहाँ से गुजारा जा रहा है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है।
और इधर पश्चिम एशिया के युद्ध और भारत समेत विश्व के कई देशों में तेल का संकट गहरा सकता है। आज यही बातचीत का मुद्दा सब जगह बना हुआ है। बहुत सारी दुविधाओं को खत्म करने की कोशिश की है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संसद में आज अपने वक्तव्य में उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि जिस तरह के हालात निर्मित हुए हैं उसमें भारत पूरी ताकत के साथ हालातों के साथ जूझ रहा है, संभाल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत इस ऊर्जा संकट से कैसे निपट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा तेल और गैस के संकट को लेकर एक बड़े विकल्प का रास्ता भी बताया। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म असर के लिए रणनीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से भारत की करीब 60% तेल की सप्लाई होती है, वहीं गैस की आपूर्ति लगभग 55% होती है। भारत के करीब 22 जहाज होर्मुज की खाड़ी में अभी भी फंसे हुए हैं। भारतीय नौसेना भी उनकी सुरक्षित वापसी में लगी हुई है। भारत का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए भारत आता है, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से आवाजाही प्रभावित हुई है। पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल, डीजल, गैस की सप्लाई प्रभावित ना हो। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% एलपीजी आयात करता है। इस अचानक आए संकट से निपटने के लिए सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ा रही है, अलग अलग देशों से सप्लाई ले रही है। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि पहले भारत 27 देशों से तेल और गैस आयात करता था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है और संख्या बढ़कर ये 41 हो गई है। यानी सप्लाई का डाइवर्सिफिकेशन। भारत के पास अब 53 लाख मीट्रिक टन स्ट्रैटेजिक रिजर्व और 65 लाख मीट्रिक टन और बढ़ाने की तैयारी है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन से भारत को बहुत फायदा हुआ है। 180 करोड़ लीटर तेल की बचत हुई है। सरकार लगातार वैश्विक सहयोगियों से बात कर रही है ताकि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और कई जो जहाज फंसे हुए हैं वो भारत पहुंच सके। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में कई रुकावटें हैं जिनकी स्वीकृति अभी फिलहाल नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान, उन्होंने कहा, कि बातचीत से हो सकता है, कूटनीति से हो सकता है। पीएम मोदी ने किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर दी है। उन्हें भी आश्वस्त कहते हुए ये कहा है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूरिया महंगा होने के बावजूद भारत में सस्ती दर पर इसे उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा की बात करें तो प्रधानमंत्री ने इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया है। सरकार पश्चिम एशिया के इस संकट से निपटने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर मोदी सरकार ने, उनके सलाहकारों ने और कैबिनेट मंत्रियों ने इस संकट से उबरने के लिए आखिर और क्या-क्या तैयारी की है। आने वाले संकट को ये सरकार कैसे रोक पाएगी? क्या भारत सुरक्षित हाथों में है? और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने चर्चित पीडीए फॉर्मूले में बड़ा फेरबदल किया है, जो साफ तौर पर चुनावी रणनीति में बदलाव का संकेत देता है। पहले पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब पीडीए बन गया पिछड़ा, दलित, आधी आबादी यानी महिलाएं और अगड़े फॉरवर्ड वर्ग के लोगों को भी लिया है। तो ए सिर्फ अल्पसंख्यक का अब संकेत नहीं है, यानी जो पीडीए में ए था उसकी जगह अब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है, वहां पर महिलाएं भी हैं और अगड़े भी हैं। तो ये बदलाव किया है अखिलेश यादव ने और ये बदलाव कई संकेत भी देता है। वोट बैंक का विस्तार। पहले पीडीए मुख्यतः सामाजिक न्याय आधारित एक गठजोड़ बताया गया था, जिसका खूब फायदा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने लिया। अब इसमें महिलाओं को भी जोड़ लिया गया है, देश की आधी आबादी को आगे लाया गया है और इसके अलावा जो सवर्णों का मुद्दा चल रहा है यूजीसी को लेकर, उसका भी तोड़ निकाला है इस पीडीए फॉर्मूले में और अगड़े वर्ग को भी जोड़कर अब सपा अपना आधार बढ़ा रहा है, अपना विस्तार कर रहा है। तो महिलाओं पर खास फोकस चुनावी रणनीति पर महिला वोट निर्णायक बन सकता है, ये बात सब जानते हैं आज के समय में और हर पार्टी इस पर काम भी करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजनाएं घोषित की गई हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो नारी समृद्धि सम्मान योजना, गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 समाजवादी पेंशन योजना फिर से लागू करने का वादा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा पर जोर दिया है अखिलेश यादव ने और अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले को पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित किया गया है। उनके हक सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं चलती। आपको याद होगा MY समीकरण पर ये चलती थी, यानी
मुस्लिम और यादव, ये समीकरण बढ़ते बढ़ते फिर पीडीए पे पहुंच गया। पीडीए से अब इन्होंने अगड़े और महिलाओं को और भी जोड़ लिया है। जेंडर प्लस सामाजिक गठजोड़ की राजनीति की ओर तेजी से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है। इससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? फ़ायदे इससे समझने की कोशिश करते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी की जो छवि है महिलाओं में बहुत अच्छी नहीं है। अब महिला वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह से योजनाएं बनाई जा रही हैं। महिला वोटर में पैठ मजबूत हो सके, इसके लिए तमाम तैयारी की जा रही है। अगड़ा वर्ग जो है वो भी समाजवादी पार्टी से काफ़ी दूर रहता है, दूरी बना के रखता है, इसलिए वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अब अखिलेश यादव को समझ भी आ गया है कि अगड़े वर्ग में नाराज़गी चल रही है, तो किसी तरह से उन पर भी एक दाना फेंका गया है। तो अगड़े वर्ग को भी जोड़कर ये बीजेपी के वोट बैंक को हासिल करना चाहती है। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम चुनौतियां हैं जिसके लिए अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं और अपना उनका जो पीडीए पुराना फॉर्मूला है उसको संतुलित रख रहे हैं, वादे कर रहे हैं और वादे की विश्वसनीयता को भी साबित करेंगे अन्य दलों के साथ मिलकर के, एक खास करके कांग्रेस के साथ। कांग्रेस का और अखिलेश यादव का एक गठजोड़ उत्तर प्रदेश में देखने को फिर मिलेगा हमको। तो अखिलेश यादव का ये बदला हुआ पीडीए फॉर्मूला 2027 के चुनाव के लिए एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखा जाएगा। इसमें इसे एक बड़ी कूटनीति भी मान सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी की राजनीति केवल जातीय समीकरण तक नहीं सीमित रहेगी, आगे बढ़कर ये महिलाओं की बात कर रही है, सामाजिक दूरियां जो थी समाजवादी पार्टी से उसको पाटने की बात कर रही है, जातीय गठजोड़ को भुनाने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। तो अब देखना होगा इस नई रणनीति का मुकाबला भाजपा या दूसरी पार्टियां जो हैं उसके साथ ये कैसे कर पाएगी और क्या ये नई चाल समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की गद्दी तक पहुंचा पाएगी। अभी तस्वीर साफ होना बाकी है, देखेंगे आगे चल के किस तरह से नई चाल चलते हैं अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को लेकर के। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।